ओके बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्चुअली में फ्री फॉल क्या होता है। देखो हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, एक स्टोन यहाँ ग्राउंड लेवल से एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका, तो एक सर्टेन हाइट के जाने के बाद क्या होगा, एक सर्टेन हाइट के बाद जाने के बाद ये क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक कुछ सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो स्टोन जो है नीचे गिरने लगेगा। ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। अब देखो अर्थ का अगर ग्रेविटेशन नहीं रहता तो ये क्या होता, ऊपर चलता जाता, भाई इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन बोलता है कि भाई जा कहाँ रहे हो, तो नीचे आ जाओ। तो अगर मैं बात करूँ फ्री फॉल का, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर फेंकेंगे और वो ऊपर से फ्रीली गिर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट्स रीचेज एट सर्टेन है, जैसा कि मैंने बताया कि इसको अपवर्ड पे मैं फेंक रहा हूँ, यहाँ से कुछ हाइट पे जाने के बाद वो क्या करेगा, देन इट्स स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब ये गिरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो खींच लेता है, ठीक है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ड्यूरिंग द फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो है वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे देखो, इस टाइम पे अगर हम ये स्टोन चलो यहाँ से चला और यहाँ रुका है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 जब रुका हुआ है। तो धीरे से जब स्टार्ट करेगा नीचे आना तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज करेगा। पॉइंट पे इसका जो है 0 वेलोसिटी होगा और धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ भी क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन वहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, ये ऐसा एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण। चलो ठीक है, एक बार हम लोग इसका लैंग्वेज देखते हैं। Okay, so during this free fall, direction do not change, but velocity continuously changes, which is called acceleration due to gravity. तो जैसे अगर यहाँ से मैंने ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो वो जो नीचे आ रहा है, ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे ये ग्राउंड लेवल से ऊपर गया, एक सर्टेन हाइट पे आने के बाद वो क्या होता है, नीचे आता है। तो नीचे आने के टाइम पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको जी से डिनोट करते हैं, जी से, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही एक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा क्या है, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या होता है, एक स्टोन लिया, एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट लिया, हमने ऊपर फेंका, एक सर्टेन हाइट जाने के बाद वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उसको खींचता है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। और जिस नीचे गिरते टाइम क्या होता है, एक्चुअली उसका वेलोसिटी जो है चेंज होते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग देखते हैं इस जी का वैल्यू क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ जी। ये है अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के सरफेस पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। और इस अर्थ के सरफेस पे दूसरी जगह, अर्थ के सरफेस पे दूसरा लड़का खड़ा है। तो इसका जो है ना नाम आर से स्टार्ट होता है,
ठीक है, और इसका नाम एस से स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया ठीक है, बस ये जान लो कि ये आर से स्टार्ट हो रहा है और ये एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पे कितना, इसको अभी भूल जाओ, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा कि भाई एम जी M1 इंटू M2 जो हम बोल रहे थे MR बाय इसका यहाँ रेडियस है तो R, ठीक है, तो R स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस जो है रेडियस है तो R स्क्वायर। चलो इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा Gm और मास ऑफ S। अब S कोई भी ले लो, अपना ही नाम ले लो, अगर S से नहीं है तो बना लो, तो R स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ कि इसका सब कुछ जो है सो क्या है, ये जो G है और ये R स्क्वायर है, ठीक है, इतना जो चीज़ है इसका यानी Gm_R स्क्वायर, Gm_R स्क्वायर ये सबका सेम है। अच्छा, तो ये जब सबका सेम है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm/R स्क्वायर। तो ये जो है ना सब में सेम ही होता है, बस इसमें जो है ऐड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्ट का मास, तो इस पे फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स की बात करूँगा तो डायरेक्ट क्या आप कर सकते हो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी का तो वैल्यू आपको पता है यहाँ पे। तो देखो इस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसा बताया था। अभी देख तो फॉर्मूला वाइज निकालते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लो मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ है और ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = G मास ऑफ अर्थ बाय m बाय R स्क्वायर। ठीक है, me क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ G अर्थ के सरफेस पे जो भी हमारा निकलेगा वो अर्थ के सरफेस पे निकालेगा, तो इसीलिए me एक अर्थ हम लोग लेते हैं, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ हो गया, m क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो r था तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया इसका। ठीक है, और r क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो कि अगर हम लोग g को एक्सेलरेशन, g को हम लोग क्या मानते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम लोगों ने मोशन में पढ़ा था F = mg, वहाँ पे हम एक पढ़े थे, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, थर्ड लॉ जो है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, फोर्स F = थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो F = ma वहाँ पे होता था, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन लेते थे इसीलिए, और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g बोलते हैं, तो F = mg। अब देखो कि अगर ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ये भी है F की वैल्यू Gme/m/R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बाय mg। ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो g की वैल्यू हमारा क्या निकल गया, Gme/R स्क्वायर। अब ये देखो ये सब का ना यहाँ भी हमको वही आ रहा था, तो पहले हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, और अभी आप ये समझ लो कि जी जो है ना क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जहाँ तक जो है सो जी की वैल्यू
इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो कि हमें एक चीज़ तो पता है कि एक चीज़ हमें क्या पता है कि ये जी की वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अगर ये आपने नहीं पता है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल रखा है इंट्रोडक्शन में। अब मास ऑफ अर्थ कितना होता है हमें पता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। अब यहाँ पे रेडियस क्या होता है, रेडियस जो है अर्थ का है 3.67 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सब के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल्स टू अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इस सब को पुट करने के बाद हमें मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये वैल्यू है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो सरफेस ऑफ अर्थ पे जाएंगे तो इतना होगा, लेकिन अगर हम पोल के नज़दीक जाएंगे तो इसका वैल्यू धीरे धीरे वेरी करने लगेगा, क्योंकि पोल पे जो है अर्थ हमारा थोड़ा सा फ्लैट है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो जी है और स्मॉल जी और कैपिटल जी जो है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। इतना दोनों चीज़ हमने पढ़ा है और आपको पता भी हो गया होगा कि डिफरेंसेस क्या है इसमें। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ये क्या है कि इट्स वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना है, इट्स वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू है इतना, और इसका वैल्यू कितना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे इसका वैल्यू 9.81 है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू कहीं भी जाओ, अर्थ के पोल पे जाओ, सरफेस पे जाओ, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका वैल्यू जो है सो वैल्यू वेरी एट वेरियस प्लेसेस। अब कहीं भी चले जाओ तो इसका वैल्यू जो है सो अर्थ के सरफेस पे तो हमने बात करा इतना, वही पोल पे जाएंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, मून पे जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन इसका जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका थर्ड जो है डिफरेंस है वो देख लो कि आप लोग यूनिट देख लो दोनों का। इसका जो है सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा देखते हैं कि इफ़ 2 stones ऑफ 200 ग्राम एंड 800 ग्राम आर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, सेम हाइट से दोनों गिराया जा रहा है, विच स्टोन विल रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट एंड वाई, एक्सप्लेन योर आंसर। चलो आप लोग खुद से सोचो कि ऐसा कौन सा स्टोन है। यहाँ पे एक स्टोन है जो कि 200 ग्राम का है और एक स्टोन है वो 800 ग्राम का है। ठीक है, तो दोनों अगर एक सर्टेन हाइट से आता है तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन गिरेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, कोई भी जो फोर्स कितना लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जी
me/m/r², ये दोनों पे लगता है, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगेगा। बस यहाँ तक कहने का मतलब है जो हमारा g है वो क्या होगा, Gme/r², और इस g के साथ जो है आप इंटू 800 करोगे या इंटू 200 ग्राम करोगे। यानी कहने का मतलब है g डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। ये जी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे, ठीक है। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो किस पे करता है, मास ऑफ अर्थ पे, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे देखो जी किस किस पे डिपेंड करता है। ये तो हमारा हमेशा जो, अगर मैं लिखूँ जी की वैल्यू तो Gme/r²। यहाँ पे देखो ये जो है ना ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो जी का वैल्यू जो है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, me पे, मास ऑफ अर्थ पे, और ऑब्जेक्ट का जो है जो रेडियस है या हाइट है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उस पे हमारा जी का वैल्यू डिपेंड करता है। और इस केस में क्या है, इस दोनों केस में हमारा जो g का वैल्यू है सिर्फ इसी दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में क्या है, me भी सेम है और r² भी सेम है, मास ऑफ अर्थ भी सेम है, रेडियस भी सेम है। तो भाई ये इसकी कोई बात ही नहीं है, ये कुछ भी हो, ठीक है। हमें सिर्फ देखना है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो अगर ये दोनों सेम है दोनों ऑब्जेक्ट का, तो क्या होगा कि दोनों जो है, यहाँ पे लिखेंगे बोथ स्टोन रीचेज सेम टाइम टुगेदर। तो क्या होगा, चाहे आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो एक सर्टेन हाइट पे, उस ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड ही नहीं करता है कि वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन किस पे हमेशा डिपेंड करता है, ये जी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे और ऑब्जेक्ट का क्या है, हाइट पे। तो अगर यहाँ पे क्या है, सर्टेन हाइट से अगर हम दोनों गिराएंगे तो दोनों जो है एक ही बार गिरेगा, क्योंकि इसके वेट का हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है।